I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. So if you are finding it helpful, please do share it with your friends. तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे कोई भी मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है एटम, और मैटर के मैग्नीफाइड वर्जन को हमने काफ़ी हद तक समझा था। लेकिन इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और कैसे एक एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट उसे दूसरे एटम से अलग बनाता है। वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल को देने की कोशिश की। तो क्या होता है ना, जब हम एक प्लास्टिक के कॉम्ब से अपने हेयर में रब करके उसको पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं ना, तो वो पीसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम्ब से। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैटर जो है उसका फंडामेंटल यूनिट है एटम, और वो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हमें स्टेबल नज़र आती है। अब ये एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है एटम को। लेकिन जब हमने इस मैटर को यानी कि कॉम्ब को रब किया अपने हेयर्स में, तो उस साइड के एटम्स के कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और वो एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गया, तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्योंकि ये कॉम्ब हमारा प्लास्टिक का बना है, इसलिए ये चार्ज को कंडक्ट भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, अगर मेटल का बना होता है तो मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो उसको कंडक्ट कर देता, ट्रांसफर कर देता। लेकिन ये प्लास्टिक है जो कि इंसुलेटर है, वो चार्ज को इकट्ठा करके रखेगा। अब वही चार्ज जब पेपर के पीसेस के पास जाएगा और वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज के पास जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें ये तो पता चल गया था कि एटम के अंदर भी भाई कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और 1900 तक जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि था इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे भी पहले यानी कि 1886 में ई गोल्डस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट ने कैनाल रे नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की रेडिएशंस को आइडेंटिफाई किया। और इन्हीं रेडिएशन से डिस्कवरी हुई दूसरे सब एटॉमिक चार्ज्ड पार्टिकल्स की, जिसको हम प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं। इन प्रोटॉन्स के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही था। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो माइनस में है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज था प्रोटॉन पर। अब देखो, इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको याद रखना है। बस ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव में होता है। और जैसे हमारे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, वैसे ही चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो इनका चार्ज बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इसको 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसका मास नियरली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है और चार्ज इस पे 0 होता है, यानी कि बिल्कुल नहीं होता। अब देखो, एक प्रोटॉन का मास ना इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी एक एटम का मास निकालना होता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को कंसीडर ही नहीं करते, नेग्लाइजेबल मान लेते हैं। तो एटम का मास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचे ना, उनके मासेस को काउंट करके आता है। तो 1 प्रोटॉन के मास को या 1 न्यूट्रॉन के मास को 1 AMU के बराबर माना जाता है। तो एक एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करके हम उस एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पहले डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया था कि भाई एटम इनडिविजिबल है, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल यही है। लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट ने थोड़ी तरक्की की और हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में पता चला, तो हमने देखा कि डेल्टन का ये एस्पेक्ट तो भाई फेल हो गया। एटम्स के अंदर भी ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जानने के बाद
एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी रह गया था, वो था कि ये चार्ज पार्टिकल्स एक एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो एटम के अंदर के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल दिया था हमारे जे थॉमसन जी ने, हाँ वहीं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी करी थी। इन्होंने एटम को कंपेयर किया एक वाटरमेलन से, जिसका रेड एडिबल पार्ट इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है और जो उसमें बीज है वो है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। या फिर एक क्रिसमस पुडिंग से, जिसका ब्राउन कलर का जो पार्ट आप देखते हो वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज और जो उस पर ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड है वो है हमारा नेगेटिव पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे जे थॉमसन जी ने हमें एक एटम के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। पहला तो ये था कि एटम स्क्वायर में नहीं है, क्यूब में नहीं है, वो सर्कुलर है, गोल है, स्फेयर है एक, जो कि स्फेयर बना हुआ है पॉजिटिव चार्जेस से और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दूसरी बात इन्होंने हमें ये बताई कि जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक एटम इस वजह से न्यूट्रल रहता है। लेकिन आगे रदरफोर्ड जी का एक एक्सपेरिमेंट उनकी इस पहली बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं एक एटम में, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल की शीट ली और उस पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को हिट करते हुए भेजा। अब देखो दो क्वेश्चन उठते हैं, पहला कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, दूसरा ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखो गोल्ड इज़ अ हाईली मेलिएबल मेटल, मेलिएबल मतलब बहुत ही पतली शीट में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की ही शीट ली और ये शीट उनकी करीबन 1000 एटम थिक शीट होगी। अब देखो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस भी कहा गया है। और इन अल्फा पार्टिकल्स को ही इस एक्सपेरिमेंट में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स में काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है। अब देखो अगर पहले की यानी कि जे थॉमसन जी के एटॉमिक मॉडल को माना जाए प्लम पुडिंग वाले, तो वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। अब यानी कि अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस जाएंगे गोल्ड के एटम्स के पास, तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए कि गोल्ड फॉइल के एटम्स के जो अंदर का सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, वो डिफ्लेक्ट कर देगा उन अल्फा पार्टिकल्स को। पर इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया ना, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए थे। बहुत कम ऐसे एटम्स थे जो छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हों। और एक और चीज़ हुई जिसने रदरफोर्ड जी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, ये था कि 12000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से डिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी कि 180 डिग्री पर रीबाउंड कर जा रहा था। अब देखते हैं इससे रदरफोर्ड जी ने क्या कंक्लूड किया। तो सबसे पहले जो उन्होंने देखा था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधा स्ट्रेट आर पार हो जा रहे हैं गोल्ड फॉइल के, यानी कि एक एटम में ज़्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली होता है। और क्योंकि देखो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस थे और पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव ही डिफ्लेक्ट करेगा, अगर नेगेटिव होगा सामने तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे छोटे एंगल्स से। तो रदरफोर्ड जी ने ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव पार्ट है एक एटम में वो बहुत कम जगह पे है। ऐसा नहीं जे थॉमसन की जैसे कि पूरा स्फेयर ही पॉजिटिव चार्जेस का बना है, नहीं, पॉजिटिव चार्जेस बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एटम में, ऐसा रदरफोर्ड जी ने कहा। और जो इनका तीसरा इन्फ्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत कम ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से रीबाउंड कर रहे थे। अब ये इस बात को दर्शाता है कि जो भी मास है एटम का या जो भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो पूरे एटम में नहीं है, बल्कि एक एटम के अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। और अपने इन्हीं कंक्लूजन के हेल्प से रदरफोर्ड जी ने इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसके फीचर्स भी यही थे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एक सेंटर होता है एटम के अंदर जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस को। और अनलाइक जे थॉमसन, जो साइज होता है पॉजिटिव चार्जेस का यानी कि न्यूक्लियस का, वो एक एटम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है।
अब रदरफोर्ड जी काफ़ी क्लोज थे हमारे प्रेजेंट मॉडल ऑफ एटम के, लेकिन ये पूरी तरीके से इनका मॉडल सही नहीं था। इसका ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड जी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़रूर इन्वॉल्व होगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है और बीच में पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का अट्रैक्शन भी होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो यानी कुछ तो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन को रोक पा रहा है न्यूक्लियस से अपने। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा लगातार तो वो कहीं ना कहीं से अपनी एनर्जी रेडिएट भी करेगा। रेडिएट करने का मतलब होता है हीट और लाइट के फॉर्म में किसी चीज़ को बाहर निकालना, यानी कि वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे कम करते जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो एक पॉइंट पर आकर के वो अपनी एनर्जी पूरी लूज कर देगा और जाकर के न्यूक्लियस से चिपक जाएगा, जिसकी वजह से एटम अनस्टेबल प्रूव हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि एटम बहुत स्टेबल होता है, इसी की वजह से हमें सारे मैटर के जो फॉर्म है या जो भी मैटर है वो स्टेबल नज़र आ पाता है। तो ये जो रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल पर ऑब्जेक्शंस उठे थे, उसी को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसी एटॉमिक मॉडल में कुछ और पोस्टुलेट्स ऐड किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी गोल गोल घूमने लग जाएगा न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने के लिए उनके पास अपना एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा गया और इन ऑर्बिट्स को के से स्टार्ट करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम भी दिए गए। जैसे न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला ऑर्बिट आया उसको बोला गया के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, यानी कि के शेल फर्स्ट शेल था, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो यहाँ पर फाइनली हमारे आइडियल एटॉमिक मॉडल की खोज पूरी हुई और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, सो स्टे ट्यून्ड।